ये लोग क्या करते थे कि प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। उस समय का जो मीडिया था बेसिकली प्रेस था, सारा कुछ प्रेस के ऊपर था। तो प्रेस जो है उसी को सबसे पहले ये लोग टारगेट करते थे, समझ लो। तो ये लोग प्रेस को बैन करते थे पहला काम, या प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, या प्रेस को क्या नाम है मतलब ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के नाम पर उनको परेशान करते थे, लाइसेंस कराते थे। इसी तरह का आपने देखा होगा कि जब भी कोई इवेंट होने हुआ है, जैसे 57 की रिवॉल्यूशन है, या जब इन्होंने क्या बंगाल पार्टीशन किया है ना, या इस तरह की कोई मूवमेंट शुरू हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कुछ भी, तब उस टाइम इन्होंने इस एक्ट को स्ट्रिक्टली किया। वेलिस्ले ने भी जब स्टार्ट किया, सब्सिडाइज तब किया है ना। तो जब भी प्रेस आपने देखा होगा, जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज लिखना है या बोलना है, तो वहाँ पे इसको सप्रेस करने की कोशिश की है, ठीक है। उसी पैटर्न पे आज भी काम होता है। अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में है तो आप आजाद हैं, और यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ तो आपने कोई बात कही, वहीं आपका हाँ वहीं आपकी मतलब जहाँ आपकी सरकार नहीं वहाँ आपके पीछे एनआईए सब कुछ लग है वहाँ ये है। तो अब हमारा जो है वो तो हमने प्रेस में देख लिया, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि पहला गैजेट कौन सा था, और वो सारी बातें, ठीक है। कौन सा एक्ट है, लाइसेंस उसका आपने पीडीएफ भी देख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ पीडीएफ देख लिया ना। अच्छा, अब हम लोगों का आता है, अमृत प्रजा तरीका बदल गई थी। तो अब हमारा जो आता है ये सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट क्योंकि हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। लाइक तो आपको मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है, उसका मेन रोल। हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज आपको पता है जो आज एग्जाम है जिसको हम सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं, ठीक है। उसका उसी के बारे में बात है कि सिविल सर्विस का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो इनिशियली जो है सिविल सर्वेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के वही अपॉइंट करते थे, ठीक है। वो एग्जाम पैटर्न नहीं होता था, ओके। शुरुआत में ऐसे होता था, उनको कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज जो है ये पहले कहा जाता था, और इसमें नॉमिनेशन होता था, उसी में से वो लोग अपॉइंट कर देते थे, ठीक है। तो कोई मतलब डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, ओके। उनका प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे होता था, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ये पैटर्न होता था इस तरीके से होता था कि मतलब ये इनका वो था, पहले अप्रेंटाइज, फिर उसका फैक्टर, फिर राइटर, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब एक जैसे हायरार्की, ठीक है। चलो हाँ, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से अप्रेंटाइज से शुरू करके, ठीक है, और फैक्टर, राइटर, और जूनियर मर्चेंट और सीनियर मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक आदमी जाता था यहाँ पे सिविल सर्विस। वॉरेन हेस्टिंग जो है उन्होंने सेपरेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कमर्शियल एंटिटी से, ठीक है। इन्होंने बोला कि कमर्शियल एंटिटी अलग रहनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी अलग रहनी चाहिए, राइट। तो कॉर्नवालिस ने फिर उसके बाद जब आए कॉर्नवालिस, तो उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया सिविल सर्विस को, और आपको पता है कि कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। प्रॉपर फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट बनाया। उसके बाद में मतलब जो कहते हैं कि मतलब जो डीएम या डीसी जो अपॉइंट किए गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, वो सब बनाने वाला जो है ये कॉर्नवालिस को ही प्रॉपर मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनको दिया कि आप लोग इसको मैनेज करें और आप इसको मैनेज करें, ठीक है। ये सीनियरिटी मतलब सर्विसेज, कितना सर्विस, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका प्रॉपर हो गया। वेलिस्ले आए, उन्होंने उनको ट्रेन करने के लिए मैंने बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज ईस्ट इंडिया इंडिया कॉलेज कहा गया, लंदन के अंदर, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया। यानी पहले इन्होंने ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था, फिर बाद में उसको खत्म कर दिया गया और फिर लंदन में ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, जैसे हमारी अभी बड़ा नवासना मसूरी में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये वेलिस्ले जब चला गया तो उन्होंने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। चार्टर ऑफ 1833 में आप लोगों को पता है कि पहले कॉम्पिटिशन नहीं होता था, नॉमिनेशन होता था, जिसको चाहते थे वो लोग डायरेक्टर को अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो उसके बाद सीनियर होता चला जाता था, बढ़ता चला जाता था। बाद में 1833 के अंदर आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक। कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि आप ऐसे अपने मर्जी से अपना प्रोवाइड नहीं करोगे। नॉमिनेशन 4 टाइम होगा, कितना टाइम होगा? 4 टाइम, जैसे चार सीटें हैं तो 16 नॉमिनेशन, ठीक है, समझ ना। एक पे 4, हाँ 1 पे 4, और उसमें कम्पीट करेंगे, जो कम्पिटेंट होगा उसको लाया जाएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन हो गया। फिर 1853 के अंदर मैकॉले की रिपोर्ट जो आई सिविल सर्विस के लिए,
तो उसके बेसिस पर 1853 के अंदर कंपटीशन बेस्ड एग्जाम लॉन्च किया गया। क्या किया? कंपटीशन बेस्ड। ठीक है, तो मैकॉले कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी ना, ये मैकॉले कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर फिर ये हुआ कि आपका जो है कंपटीशन होगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन अभी लंदन में होना था। ठीक है, कहाँ होना था? लंदन में, यानी इंडिया में आप एग्जाम नहीं दे सकते थे, जाके लंदन में देना था, और इंडियंस को उसमें पहले अलाउ भी नहीं था। फिर इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आया। कब आया? 1861। इससे पहले वाला 58 में इन्होंने कमीशन किया है, और उसके बाद में 53 के अंदर 53 में जो है इन्होंने वो किया है पहले क्या चार्टर लाए हैं। 54 में कॉम्पिटिशन किया है, लेकिन 58 में जब वो कॉम्पिटिटिव एक्ट आया तो उसके बाद इनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ। 1861 के अंदर जो है फिर इन लोगों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया, सिविल सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करी। कौन सी कमीशन? सिविल सर्विस। और उसके बाद में उसमें इशू किया एज, सिलेबस, एग्जामिनेशन सेंटर की सब था, ये सब इश्यूज थे उसमें कि क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट तो इन्होंने घटाते बढ़ाते रहे ये लोग। जैसे पहले 1859 के अंदर 22 साल पहले एज रखा कि मैक्सिमम एज में 22 साल से ऊपर कम नहीं जा सकता। फिर 21 साल, हाँ, फिर उसके बाद में 1877 के लॉर्ड लेडन ने चाहा कि इंडियंस तो आएंगे, क्योंकि इंडियंस थोड़ा देर में पढ़ाई शुरू करते थे, तो तुम्हें पहुँचते पहुँचते उनका वो नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब नहीं हो पाते थे, क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं हो पाते 19 साल के अंदर, तो अब ये शुरू से पहले पढ़ाई करते थे। तो इस वजह से 1877 के अंदर इसने एज लिमिट बढ़ा दी ताकि और लोग ना आ पाए। ठीक है, लॉर्ड लेडन ने बाद में इसको फिर 21 साल किया गया 1892 में किया गया, काफी दिन चला सर। हाँ, 19 साल चला, उसके बाद में फिर इसको 21 साल किया गया। बहुत ही हार्ड सिलेबस था, इसको वेरी हार्ड टू क्रैक, मतलब बहुत टफ बनाया गया था इसका। और एग्जामिनेशन लोकेशन लंदन थी, आप लंदन जाके एग्जाम देना था आपको, अभी तो इंडिया में दे सकते हो, है ना। पहले क्या होता था, लंदन, तो इसका पैसा वो लंदन जाएगा। पहली बात कितना हार्ड है, कितना टफ है, एक तो टिकनी का मेज, फिर बहुत हार्ड पेपर होता था उसमें, दुनिया भर के मतलब उन्होंने सिलेबस डाल रखा था, नीट वगैरह, लेटिन वगैरह, जबकि वही लोग करें। उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी लोकेशन लंदन हुआ करता था। ठीक है, तो मेन एम क्या था कि इंडियंस को बाहर रखना, एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस को बाहर रखना, अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, उस वीडियो में भी आपने बोला, वो देखा होगा, मैंने कहा था जब इंडियंस को अपॉर्चुनिटी ही दोगे, ठीक है, तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ही नहीं जाती, और अपॉर्चुनिटी से निकालने के लिए देखो टैक्टिक्स क्या क्या है। पहले तो एज लिमिट कम कर रखी है ताकि इंडियन पहुंच जाना, फिर उसके बाद सिलेबस बहुत हार्ड बनाया, वो भी वो चीज़ जो इन्होंने कभी देखी ना हो, ठीक है, पढ़ी ना हो, और उनकी पढ़ाई भी इस तरह की नहीं है। फिर उसके बाद में जो है लोकेशन एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ दे रखा है? लंदन दे रखा है। तो अब बताओ आसान है ये निकालना? बहुत डिफिकल्ट हो गया। 1870 के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया लोगों ने, क्योंकि जो पढ़े लिखे थे वो लोग सोचते थे कि हम लोग सिविल सर्विस में जाएं, तो अब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि हमें सिविल सर्विसेज में बैठने दिया जाए, राइट। इंडियन एसोसिएशन ने सबसे पहले एसएन बनर्जी थे, उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया। एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन बनाने वाले थे, इंडियन बनर्जी ये फर्स्ट इंडियन जो थे, वो इन्होंने सिविल सर्विस उसके बाद में क्वालिफाई किया था, लंदन जाके एग्जाम देकर। एसएन टैगोर, कौन थे? एसएन टैगोर, वो एसएन बनर्जी से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, सुरेंद्रनाथ टैगोर थे और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, तो ये इंडियन एसोसिएशन वाले हैं और वो फर्स्ट आईएएस, ठीक है। लंदन में जाके एग्जैक्ट किया था। हाँ, एसएन बनर्जी वो उनके क्या एसएन टैगोर उनके भाई थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लंदन में जाके इन्होंने कवर क्लियर किया था। अच्छा, एसएन बनर्जी इन लोगों ने भी क्लियर किया एग्जाम, लेकिन फर्स्ट जो थे सुरेंद्रनाथ टैगोर थे ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में सत्येंद्रनाथ टैगोर के अलावा और भी बहुत सारे लोग बने, लेकिन वो बाद में, लेकिन लंदन में जा जाके एग्जाम देकर क्लियर किया, बहुत टफ था उसमें। 1868 के अंदर एडिसन जो है एडिसन कमीशन आई, ये आप लोग को मैंने गवर्नेंस में भी बताया था, ठीक है, हाँ। और उस गवर्नेंस में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है आप लोग उसमें वीडियो भी दिखेगा, पड़ा हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एडिसन कमीशन जब आया तो उसने क्या कहा, उसने जो है कहा कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, ओनली इंग्लैंड, ठीक है। 1868 की बात है। फिर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर क्या नाम है, अब जो है इस लिंकन कमीशन आया 1912 में। ये इस लिंकन कमीशन भी आप लोगों ने गवर्नेंस में देखा हुआ है, ठीक है, 1912 में, ठीक है। उन्होंने साइमल्टेनियस एग्जाम कराने की बात की कि इंग्लैंड में भी होगा और इंडिया में भी होगा। कब हुआ है? 1912 में। उससे पहले लोग कहाँ जा जाके क्लियर थे एग्जाम? लंदन जाके। उससे पहले कि जितने लोगों ने क्लियर किया है लंदन जा जाके एग्जाम देकर क्लियर किया है, ठीक है। जाना भी तो छोड़ो, आपका सिलेबस कितना हार्ड है, करेक्ट,
करना कितना मुश्किल है। आज आप लोगों के लिए बढ़िया आसानियां हैं, ठीक है। ग्रीक लैटिन जैसे पढ़े होंगे, मतलब इतना टफ सिलेबस बनाया ग्रीक लैटिन वगैरह सब इंट्रोड्यूस करके, और उसके बाद में दुनिया भर का उसमें ऐसी चीजें पूछते थे जो आप इंडिया का कोई वास्ता ही नहीं है जिससे, ठीक है। उसके बाद फिर दुनिया इतना टफ एग्जाम था, उसके बाद लंदन जाना है, ऊपर से 21-22 साल की हुए मैक्सिमम 19 साल 21 साल, यहाँ 21 साल से शुरू हुआ है ना, पहले 21 साल खत्म हो जाता था, ठीक है ना। तो कितना मुश्किल कर रखा था। तो इसी कहते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, समझ में आ रहा है ना। आज आपको अपॉर्चुनिटी, आज आप लोग नहीं जाते हो ना, रोते हो एकदम कि नहीं मैं नहीं। अरे भाई साहब, लोगों के लिए कितना मुश्किल हुआ करता था एग्जाम निकालना, है। आज आपके लिए कितना आसान है। आसान है कि मुश्किल है। सब कुछ सामने है, ये रास्ता है, ये हर बंदा हर टीचर लगा हुआ है, कहीं भी एग्जाम दे सकते हो, घर के बगल में जाके एग्जाम दे सकते हो। लंदन नहीं जाना है, वो भी हवाई जहाज से तो आज जा भी सकते हो। उस समय क्या था, पानी के जहाज से जाना है, 16-16 दिन लग जाएंगे धीरे धीरे जाने में, ठीक है। गांधी जी ने किताब भी डाली थी उसमें, लंदन जाते हुए इतना दूर इतना टाइम लगता था उसमें बैठे बैठे, समझ रहे हो। तो 1912 के अंदर इस्लिंगटन कमीशन आती है, तो आर्लिंगटन भी बोलते हैं इसको कमीशन, और ये बोलती है कि साइमल्टेनियसली इंग्लैंड के अंदर और इंडिया के अंदर एग्जाम करवाया जाए। अब देखो 1912 में, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ 12 में, 10 साल उसको लगते हैं सिर्फ शुरुआत करने में। एक्चुअल में जब ये कहा गया 1912 में, लेकिन स्टार्ट कब हुआ, 1922 में। कब स्टार्ट हुआ, 1922 में जाके स्टार्ट हुआ है कि हाँ आप इंग्लैंड और इंडिया दोनों में एक जगह एग्जाम दे सकते हो। आसान था सिविल सर्वेंट बनना, उसमें बहुत मुश्किल था। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने, फिर 1924 के अंदर ली कमीशन आता है, तो उसने ली कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत बना था, मतलब के अंडर में था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वही था, लेकिन ली कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया, बाद में उसी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। समझ रहे हैं आप। तो ये आप देख रहे हैं ये कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है ना। तो इन सब का अपना रोल है। आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन था, कैसे था, क्या किया था, ठीक है। एस.एन. बनर्जी, और इसमें इतना मतलब ये लोग परेशान करते थे क्योंकि एस.एन. बनर्जी ने, अभी आप पढ़ेंगे आगे, 2-2 बार लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, उनको किसी ना किसी तरह से निकाल दिया, मतलब 2-2 बार एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। और उनको कुछ बहाना करके, कुछ किसी तरह से बहाना करके और निकाल दिया है एस.एन. बनर्जी वगैरह को, ठीक है। ऐसे कई लोग ऐसे रहे हैं जिन लोगों ने मतलब एग्जाम को एक बार क्लियर किया, उनको फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट निकाल दिया कि एज नहीं पूरी हो रही है, ये नहीं है, गलत एज का वो है, और उसके बाद में फिर दोबारा ऐसे दोबारा फिर उन्होंने निकाल दिया। सोचो, अगले बार फिर एग्जाम हुआ, उसमें भी निकाल दिया, तो फिर क्या हुआ कि उनको क्या नाम है, किसी तरह का कोई वो लगा के कि गलत एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, ये किया, वो किया, निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल क्रिएटेड कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज लेटर व्हिच इज नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। बहुत आसान है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्नवालिस, आसान है, तो बहुत आसान है। गॉर्डन हेस्टिंग, क्या पता है आपको जो है। इसमें देखिए सबसे पहले है द टर्म सिविल सर्विसेज, ठीक है। द टर्म, सुनिए, सिविल सर्विसेज एंड द सिस्टम इज कॉल्ड सिविल सर्विस सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सिविल सर्विस सिस्टम। इसको आप लोग एक बार खोल लीजिएगा, उसमें पीडीएफ वगैरह है ना आप लोगों के पास या नहीं है, सेंड करो इनको, ग्रुप में सेंड कर दो। और उसके बाद सिस्टम, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन 17th सेंचुरी, ठीक है। In the beginning, the servants of the company who were engaged in the commercial affairs were called civil servants. तो सबसे पहले जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते थे, याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं इसमें, क्योंकि क्यों रीड करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट नो, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है, गवर्नेंस वाले लेक्चर में भी है, बट इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है कि सिविल सर्विसेज, सबसे पहले सिविल सर्विसेज क्या होता था, दो तरह से सर्विसेज होती थी, एक मिलिट्री सर्विसेज, दूसरा क्या होता था, सिविल सर्विसेज, राइट। तो कॉमर्शियल जो अफेयर्स करते थे कंपनी के, उनको क्या बोलते थे, सिविल सर्वेंट्स। क्या बोलते थे, सिविल सर्वेंट्स, ओके। ये कौन लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स, जो कि क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। आवाज आ रही है और तुम लोगों को समझ में आ रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं, कॉमर्शियल अफेयर्स कर रहे हैं, वो लोग क्या हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है।
और इनको डिस्टिंग्विश करना था कि किससे, मिलिट्री और नेवल पर्सनल से, इसलिए इनको सिविल सर्विसेज कहते थे। ठीक है, बोलते थे कि मतलब नेवी और मिलिट्री सर्विसेज अलग हैं और सिविल सर्विसेज क्या हैं, अलग हैं। तो इसलिए सिविल सर्विसेज को अलग करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, इसको बोलते थे सिविल सर्विसेज, यानी मिलिट्री सर्विसेज अलग कर दिया और नेवल सर्विसेज यानी नेवल सर्विसेज अलग कर दिया। ओके, कंपनी की, और ये कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं। और आज भी देख लो, मिलिट्री सर्विसेज अलग है, सिविल सर्विसेज अलग है। ठीक है ना। इन 1675 कंपनी क्रिएट, ठीक है, रेगुलर जो है आपका ग्रेजुएशन, रेगुलर ग्रेजुएशन ग्रेडेशन, रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ पोस्ट। और इसमें क्या, किस तरह से इन्होंने ग्रेडेशन बनाया, किस तरह से क्या किया, ये पहले होता था अप्रेंटाइज पे भर्ती होता था आदमी, फिर राइटर बन जाता था, फिर फैक्टर, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनता था, राइट। तो इस तरह से होता था। कंपनी जो है वो जब उसको टेरिटरी मिली, आपको बताया टेरिटरी एक्वायर की उसने कब किया, बक्सर के बाद उसने उसको मिल गया 1764 के अंदर, बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको टेरिटरी मिल जाती है ना। जब उनको कंपनी को टेरिटरी मिल जाती है तो सिविल सर्वेंट्स जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मिल जाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन एडॉप्ट कर लेते हैं। 1965 के अंदर सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्वेंट्स जो करते थे वो कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से इनको, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको सिविल सर्वेंट प्रॉपर कहना शुरू किया गया, राइट। हाँ, मतलब यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गए अब ये लोग, कि पहले क्या होते थे, मतलब जैसे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम नहीं करते थे। लेकिन जब उनको ये पावर मिल गई एडमिनिस्ट्रेशन वाली, निजामत वाली अधिकार, निजामत वाला अधिकार कब मिला इनको, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो वहां पे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पे काम करने लगे फिर। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो कॉर्नवालिस हैं, कौन है, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग, ये दोनों बंदे जो है इन्होंने सिविल सर्विसेज को उठाने का काम किया है। लेकिन वारेन हेस्टिंग जो है वो शुरुआत में इन्होंने फाउंडेशन रखा है और कॉर्नवालिस ने पूरा रिफॉर्म वगैरह करके मॉडर्नाइज करके उसको रेशनलाइज करके और वो बहुत इफेक्टिव बना दिया उसको। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो आप क्या कहोगे, कॉर्नवालिस। और उस समय जो हायर सिविल सर्विस होती थी उसको कोवेनेंटेड सिविल सर्विस बोलता था। क्या बोलता था, हायर सिविल सर्विसेज को कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। ठीक है, हाँ सिविल सर्विस, तो ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस था। और उससे नीचे वाले को अनकोवेनेंटेड क्या बोलता था, उससे नीचे यानी लोअर वाले को क्या बोलता था, अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बोला जाता था। ठीक है, ओके। फार्मर वाज क्रिएटेड बाय द, यानी फार्मर मतलब पहले वाला जो है कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, दैट वाज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ कंपनी। अरे उस पर क्लिक कर देते मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पे तो आ जाता मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, तो क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ द कंपनी, व्हाइल लेटर वाज कॉल्ड क्रिएटेड अदरवाइज, बाद में उसको भी बनाया गया छोटे वाले को, यानी कि अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को। ठीक है, हाउएवर ही रिजर्व ऑल द कोवेनेंटेड सर्विसेज फॉर द यूरोपियंस। क्या करा उसने, इंग्लिश पर्सनल के लिए रिजर्व है, कोई इंडियन नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग इंडियन फॉर द सुपीरियर पोस्ट, सुपीरियर पोस्ट पे कोई इंडियन नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। क्योंकि, और वो क्यों था, उसने ऐसे क्यों किया, उसने कहा क्योंकि ही वाज डाउटफुल अबाउट द इंटीग्रिटी एंड द एबिलिटी ऑफ इंडियंस। वो पहली चीज उसकी, क्योंकि कॉर्नवालिस ने ऐसा क्यों किया, उसने वो सोचता था कि जो मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल को जो है कंसोलिडेट करना है अगर इंडिया में, तो ये टास्क हम इंडियंस के ऊपर, नेटिव्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ओके। ही बिलीव दैट द एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल कुड बी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ओनली बाय द इंग्लिशमैन एंड नॉट बाय द नेटिव्स। ठीक है, क्यों उसने कहा यूरोपियंस को इंक्लूड करा है, तो उसका कहना था कि ब्रिटिश इंग्लिशमैन ही उसको एस्टेब्लिश, नेटिव इंडियंस नहीं कर सकते स्ट्रांगली। अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश मॉडल को अपनाना है तो उसके लिए कौन काम कर सकता है, इंग्लिशमैन ही काम कर सकता है। और ये जो है he wanted to preserve the lucrative post in the civil services for to influence the influential class of the British society। खुद भी रॉयल फैमिली से था, तो हमेशा ये नहीं चाहता था कि कोई मतलब और बंदा इन पोस्ट पे आ जाए, जो कि सिविल सर्विसेज के बड़ी पोस्ट है, उसमें कोई मतलब इनमें से कोई बंदा आ जाए, ठीक है, इंडियंस में से आ जाए, तो वो कभी इस चीज को नहीं फेवर कर सकता था। गेटिंग क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ये क्या हो रहा है, ओके स्किल शॉट। सर दादन वाला जो फॉर्मेट है सर, ये कहाँ का, ब्रिटिश का है सर, कौन सा दादन वाला, दादन, हाँ उस समय हम लोग को ऐसे नहीं यूज होता है। नहीं, क्यों नहीं यूज होता, दादन मतलब होता है उस टाइम क्या। ठीक है, तो क्या हुआ, समझ में आ गई बात। फिर 1800 में इसको भी देखिएगा, 1800 में लॉर्ड वेलिस्ले ने क्या किया, वो गवर्नर जनरल था उस टाइम,
उसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो कलकत्ता के अंदर है। ओके, ट्रेन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के। ठीक है, बाद में वेलेस्ली जब चला गया तो फिर क्या हुआ, ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक नहीं है ये, ठीक है, और इंग्लैंड में ही होगा, ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है, ठीक है, आपका हैलेबरी में, इंग्लैंड के अंदर 1806 के अंदर, वहां पे बोला इस पर्पज के लिए वहां बनाएंगे और वहीं पे ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे हम ट्रेनिंग कराना हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है, राइट, नहीं करना, ठीक है। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ओपन कंपटीशन की बात करनी शुरू की गई कि सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के जो है वो कैसे किया जाएगा, ओपन कंपटीशन के बेसिस पे किया जाएगा। किसके बेसिस पे, ओपन कंपटीशन के बेसिस पर किया जाएगा। और एंड स्टेट दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड। अब यहाँ पे इंडियंस को भी अलाउ करने की बात की गई है, क्योंकि गवर्नर जनरल कौन है, याद करो, कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रखते थे इंडियंस के लिए। सो वहां पे यह हुआ कि इंडियंस को भी डिबार नहीं किया जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट वाज नेग्लेक्टेड ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे तो वो करना भी चाहते थे तो उधर से उनको नहीं मिलता था, ठीक है, समझ रहे हो ना। जबकि ये चाहते थे कि अगर वो काबिल है, जैसे कुछ गवर्नर जनरल चाहते भी थे कि यार इंडियन जो काबिल है, ठीक है, उनको रहना चाहिए। जैसे एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वहां इंडियन जजेस अगर ट्रायल अगर एबल है तो क्यों नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये था, तो मैकॉले कमेटी, उसके बाद फिर जो है आपको पता है बहुत अच्छे से कि मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट आई। मैकॉले आपको पता है, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले कौन थे, बता चुका हूं, पहले लॉ मेंबर थे, उसके बाद में उन्होंने उन्होंने उन्हीं की कमेटी की बेसिस पे जो है सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन किया गया। उन्होंने जो है उसके बाद में जो है आपको पता है कि जो इंडिया के अंदर कानून है, लॉ है, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी वगैरह, कोडिफिकेशन वगैरह, वो भी उन्हीं की रिपोर्ट के एक बेसिस पर हुआ है। सो ये मैकॉले ने काफी काम किया, इंग्लिशिस्ट एजुकेशन को इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन को, एंग्लो एजुकेशन को इंडिया में ज्यादा वो करने वाला, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले है, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले को मतलब एक तरह से मॉडर्न ऑफ वो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, बात आ रही समझ में। मैकॉले कमेटी जो है ये 1853 के अंदर ये अबॉलिश करती है ये जो पैट्रोनेज सिस्टम है ना, कि बस वो ये हमारा पैट्रोनेज है, ये हमारा पैटर्न है, तो इसी को आप सिविल सर्विसेज में भर देंगे करेंगे, कि मतलब अपने अपने पैटर्न्स को लोग भर्ती करा रहे हैं पैटर्न सिस्टम में ना, अपना अपना डायरेक्टर जो है या कोई भी तो वो अपने बेसिस पर ला रहा है। तो उसने बोला ना ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा, कंपटीशन, जो काबिल होगा वो आएगा, कंपटीशन सिस्टम बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज डिप्राइव्ड फॉर पैट्रोनेज पावर्स। तो इनके ये क्यों रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि इन लोगों के पास पैट्रोनेज पावर थी, अपने बंदों को बिठाते थे, अपने भतीजे भाइयों को, है ना, तो पैट्रोनेज पावर ये खत्म हो गई इनकी, और कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन के लिए रख दिया गया, और टू इंडियंस, किसको रखा गया, इंडियन को भी, ठीक है यार, क्या है ये पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, ओके। ठीक, कुछ समझ में आया। Patronage power and the coordinated civil service was thrown open to the competition to Indians and also under the rule of to be framed by the board of control। भाई आवाज आ रही है आप लोगों को, बीच में कॉल आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है, आवाज आ रही है बच्चे, अरे ऑनलाइन वालों, आ रही है सर आवाज। अरे तो बता दिया करो यार, पूछा करो तो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि कंपटीशन के बेसिस पर बोला किया जाएगा। मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अब ये बात भी तुम भूल जाओगे, कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज मैकॉले कमेटी के किससे रिलेटेड थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर ये पूछ ले मैकॉले कमेटी किससे रिलेटेड थी, मतलब तो आपको जानना चाहिए कि किससे रिलेटेड थी। बहुत सारी वैसे उसकी रिपोर्ट थी, लेकिन जो ओपन कॉम्पिटिशन हुआ है मैकॉले कमेटी के बेसिस पे हुआ, ये आपको जानना है इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है। 1854 के अंदर उसने जो प्रोविजंस दिए, वो क्या क्या प्रोविजंस थे वो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या प्रोविजंस थे कमेटी के, पहले कौन सा प्रोविजन था, ओपन कंपटीशन, ठीक है, ओपन सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑफ द टेस्ट कितना होना चाहिए, 18 से कितना कर दिया, 23 साल कर दिया, ठीक है, 18
पहले 18 से थी, उसके बाद 19 बाद में किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 23 कर दिया इन्होंने, 23 से फिर घटा के 19 करेगा, फिर 21 करेंगे, ठीक है। सो ये खेल चलता रहा है। फिर कंपटीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन लंदन, और कहाँ होगा एग्जाम? लंदन में होगा। अगर दरक्षा बैठ पाती एग्जाम में अगर 18 साल होता तो? सही, हाँ? बैठ पाती? आप में से कौन कौन बैठ पाता 18 साल की होती है? सब खत्म। मेरे भाई भी नहीं बैठ पाता। ठीक है, तो देयर शुड बी द, अच्छा, प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ द जो है वो कितना होगा? ये देयर शुड बी अ प्रोबेशनरी पीरियड, मतलब कोई कैंडिडेट का प्रोबेशनरी पीरियड हो। प्रोबेशनरी पीरियड आज भी होता है 2 साल तक, आपको पता है ना। 2 साल तक आप प्रोबेशनरी ऑफिसर रहते हो, ठीक है, फॉर अ टाइम भी। उसके बाद में फिर 2 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी में अगर आपने कोई ग्रे वो किया तो आपको डिसमिस कर देंगे, तुरंत निकाल देंगे। लेकिन जब आप परमानेंट हो जाते हो तो फिर सस्पेंड होते हो, पहले डिसमिस नहीं होते हो डायरेक्ट। 2 साल तक लोग आराम करते हैं। हाँ, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया जो वो है ना, ईस्ट इंडिया कॉलेज किसके लिए था? ट्रेनिंग के लिए। तो उसको एबॉलिश कर दिया गया, बोला कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, ये नहीं। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुड बी ऑफ द हाई स्टैंडर्ड एंड शुड इंश्योर, क्या इंश्योर करने का है? कि कैंडिडेट को कम से कम क्या होना चाहिए? नॉलेज का सिलेक्शन जो हुआ तो थ्रू नॉलेज हुआ है ना, नॉलेज के थ्रू हुआ है ना, ये नहीं कि मतलब बस ये लगा दिया। तो सिलेक्शन कैसे होना चाहिए था कैंडिडेट का? थ्रू नॉलेज, ठीक है ना, ये समझ रहे हो। और ये नॉलेज का टेस्ट हो गया, यानी कि अपनी काबिलियत के बेसिस बनाया, ठीक है। ऑल द अबव रिकमेंडेशन वाज एक्सेप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। सारे एक्सेप्ट किए गए और वो क्या कहा गया करने के लिए, क्योंकि बातें अच्छी थी। द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर हेल्ड इन लंदन 1855, रट्टा मार लीजिएगा इसको। द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज हेल्ड इन लंदन इन 1855 अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये मैं किताब से, देखो किताब रीड करना बहुत जरूरी होता है। मैं तो आपको बताऊं, आप लोग, कुछ लोगों को लगता है यार किताब रीड कर रहा है, मैं आपको बताता चला जाऊं, आपके दिमाग में कुछ रिचियां रहेंगी नहीं रहेंगी, आप रीड कर लिया करो। रीडिंग मैं करा देता हूं, इसीलिए मैं कई बार रीडिंग करा देता हूं, बुक खोल के बताता हूं आप लोगों को, एक एक लाइन बताता हूं ताकि मिस ना करो। आपको पता है 1000 बार ये किताब लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अभी किसी से पूछ लो ना, जो आईएएस की तैयारी करके एग्जाम निकाल चुके हैं, उनसे पूछ लो कि पहली बार, ठीक है, एग्जाम कब हेल्ड हुआ था। मैंने पिछली बार भी मेंशन किया है, आई थिंक उसमें मेंशन किया है, बट फिर भी दोबारा आप किसी से पूछ लो कि पहली बार एग्जाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कब एग्जाम करवाया था। पहली तो किसने करवाया था ये नहीं पता होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अगर करवाया था तो पहली बार लंदन में एग्जाम कब हुआ है? 1855, 1857, यानी क्रांति से पहले हुआ है। 1857 का जो रेवोल्यूशन है उससे पहले हुआ है ना, 2 साल पहले। तो अगर कोई इंसान कहे कि क्या नाम है कब हुआ है, तो ना उसको ये पता है कि रेवोल्यूशन से पहले या बाद में या 1855 में, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, 2 साल पहले। हाँ, ऐसे कर सकते हो, लेकिन नहीं, मतलब लोग जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से कि पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, फर्स्ट, एक बात इसको ये डिस्कस हुआ था, मैंने कहीं पे लिखा भी था इसको, कि फर्स्ट जो एग्जाम है, या मैंने क्वेश्चन बनाया था इसके ऊपर प्री के लिए। द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन लंदन एंड वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन। ये मैंने दिया था, जबकि गलत था। किसने कंडक्ट किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किया था। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया था कि लेटर ऑन इन 1858 दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ट्रांसफर्ड टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो मैंने ऐसे इंटरचेंज कर दिया था, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस बोर्ड ऑफ, इसमें सिर्फ ये चेस्ट था कि पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही था ना। 1850, ये जो क्या नाम है, जब अबॉलिश किया गया है 1858 के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें नॉलेज चेक हो जाती है आदमी की, कि जब ये अबॉलिश किया गया है और कंपनी की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसको दे दी गई, वाइसरॉय वगैरह, वो सारा सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया है, तब यहाँ पे बोर्ड ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन बना है, ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन बना है। और उसने जो है, जो कि 1855 में स्टेब्लिश था, लेकिन उसके पास पावर मतलब नहीं दी गई थी। पहला एग्जाम जो कंडक्ट कराया वो किसने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कराया। उसके बाद में 1855 के बाद में स्टेब्लिश होने के बाद 1858 वाला जो एग्जाम है वो किसने करवाया है? ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन ने करवाया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज abolished in 1858 एंड ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्विस वाज imparted टू द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज। अब ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को दे दिया गया कि आप जो है क्या नाम है, क्या करो। हाँ, और फर्स्ट इंडियन कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, पहले बताया, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है और सुरेंद्र वो क्या नाम है, वो बनर्जी जो है, एस एन बनर्जी, ठीक है, वो अलग हैं। और ध्यान रखना टैगोर अलग है, लेकिन वो भी, उन्होंने भी सिविल सर्विस क्वालिफाई किया। बाद में वो जो अलग बात है उनको निकाल दिया गया, बट ही वाज आल्सो देयर।
तो लेकिन ये सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, एस एन टैगोर भी कहा जाता है। तो टैगोर साहब ने ये जो है इन्होंने फर्स्ट जिन्होंने कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में एंट्री की ओनली लेकिन इतने दिन तक हुआ, इतने दिन तक एग्जाम हुआ, 1858 तक इंडियन अलाउड है, 1855 से इंडियन अलाउड है ना, क्या बैठ तो सकते हो, ओपन है सबके लिए, ठीक है, ओके, लेकिन लंदन में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो था। मैकॉले की कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, देखो मैकॉले ने क्या कहा था कि कंपटीशन शुड बी हेल्ड इन लंदन, है ना, और उसके अलावा जो है अब ये कह दिया गया था कि ठीक है बैठो सारे, कैंडिडेट की एज ये होगी, एक तो ये बोला था, है ना, और ए सेट कर दी, लंदन में होगा, ये कर दिया, ठीक है, लेकिन इतने के बावजूद फर्स्ट इंडियन कब घुस पाया है वहां पे 64 के अंदर, ठीक है, यानी कि उस समय 8-9-10 साल बाद जो है जाके ये कहीं पे अपने आप को कोई आ पाया, स्टेबल कर पाया, मतलब ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी कितने बड़ी फैमिली से आदमी था, ये भी तो सोचो, मतलब दादा द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ये सब देवेंद्रनाथ टैगोर से ये लोग काम कर रहे हैं, द्वारिकानाथ टैगोर से, द्वारिकानाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय के साथी हैं, ठीक है, उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर उनके बाप, फिर उसके बाद ये क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर और ये सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये लोग हैं। तो कितनी बड़ी फैमिली से मतलब बिलोंग करता था बंदा, सबसे उस समय समझ लो सबसे रॉयल फैमिली ये लोग थे, एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड हर चीज में, भाई भी क्या नाम है वो उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है ना, नोबेल प्राइज मिल रहा है। उसके अलावा देवेंद्रनाथ द्वारिकानाथ टैगोर खुद कितने बड़े वो हैं, ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर जो है वो उनके साथ राजा राम मोहन रॉय के साथ काम करने वाला आदमी, फिर उसके बाद में मतलब वहां किनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, ठीक है, वहां से बढ़ते हुए फिर देवेंद्रनाथ टैगोर वो आर्य समाज और वगैरह का वो पूरा चला रहे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ ये लोग हैं, तो कितना मतलब बड़ी फैमिली का बंदा है, तब जाके ये शर्मिला टैगोर इन्हीं के खानदान से है ना, जो शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खां की अम्मा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ये कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस में ओनली 1864 के अंदर एंटर हो पाए। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया उसके बाद में 1861 के अंदर, ठीक है, और इसमें प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल पोस्ट फॉर द मेंबर ऑफ द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, दिया जाता प्रिंसिपल पोस्ट को कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज के, ठीक है। उस नेक्स्ट स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट आया 1870 के अंदर, उसने रेमिडिएट किया जो भी डिफेक्ट्स वगैरह थे 1861 के, उसको सही किया, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द इंडियनाइजेशन एंड प्रोवाइडेड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, यानी इंडियंस को ज्यादा लाने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर क्या हुआ 1870, आपको पता है कि लॉर्ड लेटन ने इसको फिर बदमाशी की 1879 के अंदर, और फिर उसने सोचा कि इंडियंस को बाहर किया जाए किसी भी तरीके से, उसने सिविल सर्विसेज की एज कम करवा दी, याद है ना। तो लॉर्ड लेटन को बहुत ही फेमस कहा जाता है, इसीलिए वो कम हो गया सिविल सर्विस की, 19 साल एज करवा दी 23 साल से, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद में एडिसन कमीशन की एक रिपोर्ट अभी आपने सुना, एडिसन कमीशन 1886 के अंदर, ठीक है, ठीक है, हाँ एडिसन, ठीक है, ओके। एडिसन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके अंदर 1886 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन chairmanship of the Charles Edison was appointed to devise the scheme to do full justice to the claim of Indians to the higher and more exclusive employment in the public services. That Edison Commission made the following recommendation on the in the report submitted in 1887. 1887 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और क्या कहा, देखो पहले क्या किया, 2 टीयर क्लासिफिकेशन किया सिविल सर्विसेज को, कोवेनेंटेड सिविल एंड अनकोवेनेंटेड, ठीक है, ओके। और मतलब जो क्लासिफिकेशन शुरू से ही रहा है ना, कोवेनेंटेड एंड अनकोवेनेंटेड, उसको 2 टीयर को इन्होंने 3 टीयर में बनाया, किस में बनाया, 3 टीयर में, और 3 टीयर आज भी है, कैसे है, इंपीरियल मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला हो गया, प्रोविंशियल वाला पीसीएस वाला हो गया, कहानी है ना सिविल सर्विसेज को, और सबऑर्डिनेट सर्विसेज आजकल एसएससी वगैरह वाले करवाते हैं, है ना, यही तो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये थोड़ा सा ही हो गया, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का करवा रहे हैं, ठीक है, जिसे इंपीरियल कहते थे वो, ठीक है, यूनियन मतलब इंपीरियल, और फिर पीसीएस मतलब प्रोविंशियल, उसको आज भी पीसीएस की फुल फॉर्म प्रोविंशियल कमीशन ऑफ सर्विसेज ही है, पीसीएस जो बोलते हैं, पीएससी एक्चुअल में है वो, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी है,
लेकिन पीसीएस हम बोलते हैं ना, तो पीसीएस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रोविंशियल कमीशन ऑफ सर्विस है। पीसीएस की फुल फॉर्म प्रोविंशियल कमीशन ऑफ सर्विस है, ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल कमीशन ऑफ सर्विस तो पीसीएस की फुल फॉर्म किसी से पूछ लो तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेगा। पीएससी की फुल फॉर्म है, ठीक है, नहीं वो पीएससी की फुल फॉर्म है, जैसे यूपी पीएससी लिखा रहता है, समझ लो ना। लेकिन पीसीएस जो हम लोग बोलते हैं ना, जो वो उसी अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। पीसीएस मतलब प्रोविंशियल कमीशन ऑफ सर्विस, कमीशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, समझ लो। उसके अलावा सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज थे उनको एसएससी के थ्रू दे दिया गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इन द सिविल सर्विसेज शुड बी फिक्स्ड एट 23, ठीक है, ओके। सिविल सर्विस सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट शुड बी, क्या बोला है वो, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, स्टैट्यूटरी सर्विस सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट शुड बी अबॉलिश्ड। सारा कंपटीशन होगा, ठीक है, कानून के बेसिस पर, कोई ऐसा और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुड नॉट बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इंग्लैंड एंड इंडिया। इसमें इन्होंने बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो साइमल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड में नहीं होगा, ठीक है, यानी नॉट बी हेल्ड बोला है, ठीक है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोस्ट इन द इंपीरियल सर्विसेज शुड बी फिल्ड बाय द, क्या बोला है इसने, प्रमोशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो इसमें वो प्रमोशन वाला सिस्टम है, डेपुटेशन वाला सिस्टम, कि कुछ ऐसी पोस्ट होंगी इंपीरियल सिविल सर्विसेज में जो पीसीएस के बंदे होंगे उनको उठा के डाला जाएगा, ठीक है, उनसे भरा जाएगा प्रमोशन करके, यानी प्रमोशन के बेसिस पर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। यानी पीसीएस के बंदों को उठा के आईएएस बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पे डाला जाएगा। तो डेपुटेशन बेसिस पे आज भी आते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, ओके। तो above recognition was largely accepted and implemented, ठीक है, इंप्लीमेंट भी की गई। द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस वाज abolished in 1892। अब ये अब सारा क्या होगा, सिविल सर्विसेज इसी तरह होगा जिस तरह से ओपन कंपटीशन के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद में अब आपका क्या हो गया, उसके बाद इस्लिंगटन कमेटी है, क्या है, इस्लिंगटन कमीशन। इसने 1912 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ द पब्लिक सर्विस इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड Islington was appointed. Islington Commission was made following recommendation in its report and submit in 1915। क्या कहा इसमें, पहला क्या किया, recruitment for the superior post should be made, ठीक है, partly in England and partly in India, but it did not favor the idea of holding competitive exams simultaneously in England and India। यहाँ पे भी इसने इंग्लैंड और इंडिया में नहीं दिया अभी, ठीक है, यहाँ भी नहीं मिला, इंडिया में अभी एग्जाम कराने का नहीं मिल रहा है, ठीक है। 25% of the superior post should be filled by Indians, partly by directly recruitment and partly by promotion। बोला पार्टली प्रमोशन, हाँ वो चल रहा है, प्रमोशन के बेसिस पर पार्टली भरा जाएगा और पार्टली किसमें भरा जाएगा, ठीक है, हाँ। उसके अलावा जो सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर बनाए जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी शुड बी अडॉप्टेड एंड फिक्स द सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, एक सैलरी फिक्स मिलेगी, ठीक है। एंड प्रोबेशनरी पीरियड 2 साल का रहेगा, ठीक है, आज भी है। फॉर आईसीएस इन्होंने 3 साल कर रखा है ना, 3 इयर्स कर रखा है, ओके। जैसे अभी आईपीएस का टाइम थोड़ा ज्यादा है, प्रोबेशनरी पीरियड का, टीचिंग का भी टाइम ज्यादा है, ठीक, हाँ। तो the report of the commission should be could be published in 1917 when the recommendation contained it in become outdated due to the First World War and August of 1917 has no serious consideration was given to them। अब देखो ये तो बात हुई कि भाई सब किया जाएगा, सारी इन्होंने बात की, लेकिन पब्लिश जब रिपोर्ट हुई 1917 में जाके कहीं पब्लिश हो पाई। अब इसमें जो है इस्लिंगटन रिपोर्ट में काफी कुछ इन्होंने बोला 5 साल बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 19, आपको पता है 11 में, 11 के बाद तो वर्ल्ड वॉर ही है, तो 18 तक वर्ल्ड वॉर ही चला है। 17 में जाके इन्होंने पब्लिश किया, तो 17 में पब्लिश करके भी क्या होगा, आउटडेटेड हो गई ये बातें, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद मोंटेफोर्ड रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट जो माइलस्टोन जो रहा है इवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज में, वो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एक्ट 1919 भी कहते हैं। लेकिन मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उसने रिकमेंडेशन पहले दे दी थी इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है एक्चुअल में, लेकिन इसको इसमें दिया था कि 33% ऑफ द सुपीरियर पोस्ट शुड बी रिक्रूटेड इन इंडिया एंड दिस परसेंटेज शुड बी इंक्रीज बाय 1.5% एनुअली, ठीक है। पहले तो 33% इंडियन से भरा जाएगा सीट, और उसके बाद में 1.5% की दर से इसको हर साल बढ़ाया जाएगा, ओके। और इसमें ये पहली बार कहा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है दोनों जगह साइमल्टेनियसली हेल्ड किया जाएगा। बाद में आपको पता है कि हेल्ड करवाया गया है ना, तो ये हुआ। उसके बाद में जो है मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज को फेयर सैलरी मिलेगी, पेंशन और बेनिफिट और अलाउंसेस मिलेंगे, राइट।
Or the above recommendation were accepted and implemented by enacting the Government of India Act 1919. जब Government of India Act 1919 आया तो ये रिफॉर्म जो मोंटेस्क्यू ट्रांसफॉर्म का था उसको एक्सेप्ट किया गया और 9 तरह की सिविल सर्विसेज बनाई गई। इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन सर्विसेज ऑफ इंजीनियर। अब ये सब एग्जिस्ट करता है आज भी, ठीक है। IES है, IAS है ना, IFS है, इंडियन सिविल वेटरनरी सर्विसेज, इंडियन मेडिकल, ज्यादातर इसमें से एग्जिस्ट करता है। इंडियन एजुकेशन सर्विसेज एंड इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज, राइट, मॉडिफाइड फॉर्म में। तो द लास्ट वर, देखो, द लास्ट टू बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज व इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज 1906-7 के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज भी लाया गया, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस सर्विसेज वर रिक्रूटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हैंस दीज सर्विसेज वर आल्सो नोन एज सेक्रेटरी स्टेट सर्विसेज। क्या बोलते थे इसको? सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज, क्योंकि इनको नॉमिनेट करते थे, ठीक है। द टर्म ऑल इंडिया सर्विसेज वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1918। ऑल इंडिया सर्विसेज कब कहा गया? 1918 के अंदर, ओके ओके। तो रिफॉर्म 1819 के रिफॉर्म की वजह से फर्स्ट कंपटीशन जो है वो इंडिया में हेल्ड किया गया। सबसे पहला कंपटीशन कहां हुआ है? जहां पे गढ़ है यूपी का, सिविल सर्विसेज का, कहां पे है बताओ भाई? सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज कहां जाते हैं तैयारी करने? यूपी में, इलाहाबाद ठीक है। तो फर्स्ट कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ICS का वो इंडिया में कहां पे किया गया? इलाहाबाद के अंदर 1922 के अंदर, ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन। कौन, किसने करवाया? ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन ने कराया, ठीक है, 1922 में, अगस्त में, और अगस्त में इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है, क्लियर है ना, याद रहेगा। यस सर। उसके बाद में सिविल सर्विसेज जो है बाय दिस टाइम 5 जो है क्या होता? अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय दिस टाइम 5 मेथड ऑफ एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज कम इनटू एग्जिस्टेंस। 5 मेथड आ चुके थे इस समय, ठीक है, कि कैसे सिविल सर्विस में एंटर किया जाएगा। ओपनिंग कंपटीशन इंग्लैंड में हेल्ड हो, सेपरेट कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड हो इंडिया में, ठीक है। अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बार, यानी जुडिशियल पोजीशन अगर है तो बार से अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जो वो लोग हैं क्या नाम है, किससे? एडवोकेट से, एडवोकेट्सी से अपॉइंट किया जाएगा, बार से, ठीक है। बार और बेंच होता है ना, तो बार मतलब एडवोकेट्स का वो, ठीक है, जुडिशियल पोजीशन के लिए। फॉर द प्रमोशन प्रोविंशियल सर्विस कमीशन से भी अगर प्रमोशन हो तब भी आ सकते हैं, और बाय नॉमिनेशन, इंडिया में नॉमिनेशन का भी था, कम्युनल और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर भी उसमें जाया जा सकता है। इन 1922 सिविल सर्विस ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSC, ठीक है, SSB was set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द लोअर सर्विसेज। SSB बनाया गया था, वो बाद में SSC आजकल हमारा करता है, तो वही चीज है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया, कब बनाया गया? 1922 के अंदर, और ठीक है, इट फंक्शन, और ये फंक्शन कब तक किया इसने? 1926 तक, ठीक है। व्हेन द फंक्शन वाज टेकन ओवर बाय द न्यूली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, जब पब्लिक सर्विस कमीशन थी, ठीक है ना, नहीं बनी, उसने पावर ले लिया पूरा। ले लिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट, ये हुआ आपका क्या नाम है 20 उसमें। उसके बाद ली कमीशन 23 के अंदर कब आया? ली कमीशन, ये रॉयल कमीशन थी ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड विंस्कॉट ली was appointed. The commission made the following recommendation in the is submit in 1924. कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है इसने? ली कमीशन की रिकमेंडेशन देखो, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी इसकी 24 के अंदर। देखो भाई ली कमीशन की, द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन सर्विस फॉर इंजीनियर्स, इरिगेशन ब्रांच एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक्सेप्ट इन द बॉम्बे प्रोविंस शुड बी, क्या करना पड़ेगा? should be retained, ठीक है। The member of these services were continue to be appointed as well as controlled by the Secretary of State for India. कौन अपॉइंट करेगा इनको? इनको कर दिया गया कि Secretary of State. No further recruitment should be made to other, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसको बोला कि और कोई मतलब फर्दर सिविल सर्विस नहीं जाएगा, जैसे द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज है, वेटरनरी सर्विसेज है, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज है, इंडियन सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, रोड एंड बिल्डिंग ब्रांच है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ओनली इन मुंबई प्रोविंस। ये सब मेंबर जो है, ये मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज शुड इन फ्यूचर बी अपॉइंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसको किसके अंडर में दे दिया कि प्रोविंस वाले करेंगे। ये बाकी ये जो ऑल इंडिया वाले हैं टाइप के, उनको सब कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रखा जाएगा, नहीं सेंटर करेगा, ठीक है। फॉर इफेक्टिंग इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज 20% ऑफ द सुपीरियर पोस्ट शुड बी फिल्ड बाय द प्रमोशन फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज, ठीक है।
Direct recruitment should be in equal proportion of Indian and Englishmen, so the ratio of 50-50 is produced about 15% in about 15 years. तो यहाँ पे क्या गया कि जैसे पहले क्या होता था कि 133 दिया था, अब क्या बोल रहे हैं कि 50-50 15 सालों में हो जाए, इसलिए स्पेसिस पे दिया जाए कि दोनों को अब आधे आधे हो जाए, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रिटायर ऑन द ये proportionate pension if they are not willing to work under the Indian ministers। अब यहाँ पे एक बात और आ गई थी क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स आ गए थे, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स अपने आप सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी सुपीरियरिटी का भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई हम लोग तो सुपीरियर हैं, तो हम इंडियन मिनिस्टर के अंडर में काम करेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। और आपको पता है इलेक्शन का प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो गया था उस समय, तो इन्होंने कहा कि ठीक है तो फिर आप ऐसा करो वो ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, VRS है ना, होता है मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो आजकल चल रही है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, अपना प्रोपोर्शनल पेंशन लो और आप जाओ घर बैठो, ठीक है। मिनिस्टर के साथ नहीं काम करना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1919 शुड बी एस्टेब्लिश्ड। एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में द अबव recommendation was accepted and implemented by the British government, as a result of which the Central Public Service Commission was set up in 1926। Central Public Service Commission को establish किया गया 1926 and उसको कहा गया कि रिक्रूटमेंट करे क्या, सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है। The commission was composed of the chairman and 4 other members, ठीक है। Sir Rose Barker, senior member of the British Home Civil Services, was the first chairman in 1937 to when the 1935 Act become operative। The commission was replaced by the, अब 1935 का जब एक्ट आया तब उसके बाद में कमीशन को रिप्लेस किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, ठीक है। और फाइनली यूपीएससी ने 26 जनवरी 1950 को इसको यूपीएससी कहना शुरू किया गया, ठीक है। क्लियर है। तो 1926 से इसकी यात्रा शुरू हुई है, ठीक है। नहीं मतलब 1926 में इसकी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाली, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। उसके बाद में 1937 के अंदर जो है इसको रिप्लेस किया गया फेडरल सर्विस कमीशन के तहत, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, यूपीएससी 1950 के अंदर, ओके, 26 जनवरी को, ओके। The government of India in 1935 provide for the protection of the right and the privileges of the member of civil services. It provide for the establishment of not only the Federal Public Service Commission but also the Provincial Public Commission, Public Service Commission and Joint Public Service Commission। ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। 1947 में देयर वर 1947 में देयर वर ओनली 2 ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन सा, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एंड इंडियन IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, राइट। बाद में वो नहीं, फॉरेस्ट नहीं था, उसके बाद में ना ये था कोई और। तो इसके बाद में क्या हुआ कि इन एडिशन देयर आर वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज वर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट एंड इंफीरियर सर्विसेज, राइट। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 है आज। कौन कौन से हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, एक आपका है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFS, फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन वगैरह वाले जो हैं वो सब किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। देखो 1947 में इंडियन सिविल सर्विसेज को रिप्लेस कर दिया गया और कहा गया IAS, क्या कहा गया, और IP जो था इंडियन IP कहा जाता था पहले इंडियन पुलिस को, अब उसको रिप्लेस किया गया IPS के थ्रू, क्या कहा गया, ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज हुई। उसके अलावा एक तीसरी ऑल इंडिया सर्विस कौन सी हुई, आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFOS भी कह लो उसको, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सर्विसेज थी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके अलावा मेडिकल हेल्थ, इसमें से अब जो है हमारे पास सारी एबॉलिश करके सिर्फ IAS, IPS और IFS ही बचा है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि IFS जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो IFS क्या है, वो वाला फॉरेन वाला कौन सा है, तो फॉरेन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। IAS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में होता है, IPS जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में होता है, और IFS जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका जो जाते हो ना आप लोग, नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह नहीं होते, वो सब सारी पोस्ट है जितनी फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह है, रेंजर वगैरह, बड़ी बड़ी उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी अच्छी अच्छी पोस्ट भी हैं, लेकिन मतलब ज्यादा वो नहीं है। DFO वगैरह सुना नहीं है, सुना है ना, DFO साहब है ये, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ये वो। हाँ नहीं, फेमस क्या होते हैं जंगलों में रहने के, जंगल जहाँ पे है फॉरेस्ट के लिए सर।
देखो फेमस सिर्फ कोई नहीं होता एक्चुअली। अच्छा मुझे बताओ इस बार का 7th रैंकर कौन है? फर्स्ट को याद रखना है। बताओ। फर्स्ट को याद रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़कर, या कोई ऐसे चल जाए फेमस हो जाए, जैसे सियाग वगैरह को फेमस कर दिया 18 रैंक थी, जबकि तुम्हें 17 रैंक पता है, हिंदी का देखते 12 रैंक पता है, 10 रैंक पता है। वो सेलिब्रिटी क्यों बन गया? हिंदी मीडियम वालों ने उसको थोड़ा सा उठा दिया। हटा दिया। तो ये सब चीजें समझ लो ठीक है। मीडिया मीडिया में जिसका जो हो गया, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज किसी को क्या पता कौन सा सेकंड रैंकर भी कौन है, थर्ड रैंकर भी कौन है। आपको बताओ पिछले साल का सेकंड रैंकर कौन था, याद है? तो कुछ टाइम के लिए रहता है। मतलब फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर इस साल का भी श्रुति शर्मा याद होंगी। सेकंड रैंकर याद है इस साल? अग्रवाल करके कुछ है। मतलब अग्रवाल करके है ना उसका चेहरा याद है ना। तो बस एक ही बंदा सेलिब्रिटी हो रहा है फर्स्ट रैंकर, या कभी किसी का नाम फेमस हो गया, जैसे टीना दाबी आमिर अतर फेमस हो गए थे दोनों, तो वो एक सेलिब्रिटी कपल टाइप पे हो गए थे, समझ लो ना। तो इस तरह से होता है। तो ये बाकी उसके नीचे जो सर्विसेज दे रखी हैं ये सब जो है आपका जो ग्रुप ए सर्विसेज है मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ये हमने जो बात की अभी फिलहाल, ये मतलब ये कमीशन और कमेटी की बात बेसिकली हमें पढ़नी थी। मॉडफॉर रिफॉर्म हमने देख लिया और ली कमीशन तक देख लिया। तो ये सारी कमेटी हमने देखनी थी कि हमारे यहाँ सिविल सर्विस का इवेल्युएशन कैसे हुआ है फर्दर। जब ये बन गया तो आप लोगों को पता है कि जब